जय माँ भारती। इस आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा किया जाएगा। हमने क्रांति की शुरुआत में देखिए हमने 2 दिन हो चुके हैं और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। हमने देखा है फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान और पूरा इतिहास इसका देखा कि भारत में कैसे प्लान बना और सबसे इसके इतिहास की कहानी क्या है इसके बारे में। बाद में जब हम चले तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने चर्चा की थी कि जो एक थ्योरी थी, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी, और भारत में उसका सक्सेस होने का कोई चांस ही नहीं था। हमने बात किया है यहाँ के लोगों के बारे में हमने बताया है, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी उसके बारे में। तो 1969 तक तो लगभग 70 तक तो ये सब चला, ट्रिकल डाउनी पे ही सब काम था। लेकिन फिर सरकार को लगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अब हम चर्चा करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में। हम पहले देख लेते हैं कि प्लान क्या थे और मुख्य उद्देश्य क्या थे, फिर उसको दृष्टिगत रखते हुए हम आगे की बातों को एक्सटेंड करेंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से जो चली थी, क्योंकि 69 से 74 तक वो चली थी, और जो इसका लक्ष्य था, जो भारत की आवश्यकताओं की, देखिए एक फार्मूला हम देते हैं यहाँ पे आप लोगों को। देखिए बहुत प्यारा फार्मूला है, आप उसको यूज करें। N=I, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बिना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इस फार्मूला के हिसाब से हम देखते हैं कि आखिर दृष्टिगत रखते हुए हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जो इसका लोगो था, जो लक्ष्य था इसका, वो ये था कि आत्मनिर्भरता के साथ विकास करना। ध्यान से देखिएगा सर, पूरा एक कंसिस्टेंसी में लेके हम चलेंगे इसको। तो इसको आत्मनिर्भरता के साथ विकास करना और स्थिरता के साथ, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी हो, कीमतें उतार चढ़ाव ना हो। तो स्थिरता के साथ और आत्मनिर्भरता के साथ। आत्मनिर्भरता मतलब खुद अपने ऊपर क्यों था, अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। आत्मनिर्भरता के साथ विकास और स्थिरता के साथ विकास। और जिसका केंद्र बिंदु था, अर्थात जो माध्यम बनने वाला था, केंद्र बिंदु, वो था कृषि में तेजी से वृद्धि दर हासिल करना। कृषि के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि दर हासिल करना। तो 2 चीज़ें हमने देख लिया है। और फिर तीसरी चीज़ें जो महत्वपूर्ण घटना हुई, वो उसमें जो घटना हुई और जो मुख्य चीज़, जो इसका मुख्य आधार है, वो है गाडगिल फार्मूला। DR गाडगिल जो उपाध्यक्ष रहे इस परियोजना के, जो पंचवर्षीय परियोजना के जो चौथा दौर है, इसमें उपाध्यक्ष रहे। और इन्हीं के नाम पे एक फार्मूला आया जिन्होंने दिया था, उसका नाम है गाडगिल फार्मूला। जो इनका नाम था धनंजय रामचंद्र गाडगिल जी, एक विशेष समाजवादी अर्थशास्त्री और एक विशिष्ट अर्थशास्त्री थे। इनसे काफ़ी पूरे जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, वो भी इनसे बहुत प्रभावित थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस गाडगिल फार्मूला को अडॉप्ट किया गया। और उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या हुआ इस अवधि में। पहले हम चर्चा करेंगे। तो 1971 का युद्ध हुआ, उसके बाद शरणार्थी आए, वो संकट था। और उसके बाद हाँ, एक और चीज़ है, 5.7% वार्षिक वृद्धि दर आंकी गई थी कि मिलेगा, लेकिन हमें ज़्यादा मिला नहीं, केवल 3.3% ही कुछ जो ये आंकड़े हैं, ताकि ये देखिए जो फ्लक्चुएशन है, जो वृद्धि दर है, ये कमी हुई। अगर आप माने तो वृद्धि दर में कमी हुई, लेकिन कुछ इसके डेटा है वो कुछ अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेंगे। तो मुख्य रूप से ये है कि 5.7% इसके जो बात की गई थी, चर्चा की गई थी, और 3.3% ही मिल पाया ग्रोथ। अलग अलग किताबों में अलग अलग है। तो फिर उसके अलावा कई चीज़ें हुई। देखिए जो 1971 का युद्ध हुआ, पूर्वी पाकिस्तान वाला, और उसके बाद शरणार्थी, जो वहाँ से शरणार्थी है उसका संकट। उसके बाद 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ, यमी करियप्पा का युद्ध, ठीक है, ऑयल क्राइसिस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1967 में क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी हैं, जो हम लोग की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी उस समय की, तो 10 सूत्रीय फार्मूला देती हैं वो। और उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए प्रायः ये पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान देना जरूरी है। क्यों हुआ, अभी चर्चा करेंगे। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके अलावा राष्ट्रीयकरण के अलावा
इसमें 1974 में भी कई चीज़ें हुई, 1973 में भी कई चीज़ें, हम देखेंगे इसको पूरी विस्तार से आज। 1974 में बाद में कई घटनाएं हम देखते हैं, क्योंकि ये अंतिम वक्त था 1974 में। हम इस पे चर्चा करेंगे, पूरा बृहद चर्चा करेंगे। और इसी के अनुसार पॉलिसी देखिए, पॉलिसी डिपेंड अपॉन प्रियोरिटी। अगर कोई भी अगर राजा है, कोई भी नीति है या कोई भी मालिक है और अगर वो नियम बना रहा है तो उसको रिलेट होना चाहिए। उसकी योग्यता ये है कि वो प्रियोरिटी के हिसाब से प्लानिंग बनाए, और यही हुआ शायद भारत में, यही हुआ। और इसके होने के विशेष कारण रहे हैं, बहुत सारे कारण रहे हैं। मुख्य कारण तो ये रहे हैं कि यहाँ के जो नेता थे वो उस समय बहुत ही स्वाभिमानी, मुख्य रूप से बहुत ही कर्मठ थे और देश के प्रति समर्पित थे। यही कारण था कि भारत आज देखिए आप, आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। जैसे हम लोगों ने मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री पाए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 1974 में एक सबसे प्रमुख घटना सर, बृहद, जिसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। ये सबसे पहला जो परीक्षण हुआ पोखरण में, थार में, परमाणु परीक्षण 1974 में, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आखिर क्यों हुआ, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो हमने पूरी कमियां गिना दी और जो जो चीज़ें हुई वो सब गिना दिया और उसका उद्देश्य गिना दिया, सब गिना दिया। अब हम इसको रिलेट करके चलते हैं कि आखिर क्यों हुई, कि चीज़ें हो क्यों रही हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है सर। याद करने से कुछ नहीं होता, याद वाद करने से कुछ नहीं होता। आपको रिलेट करने आना चाहिए, इसको, इन चीज़ों को रिलेट करने आना चाहिए, कैसे इसको संबंध करें और फिर उसको बृहद रूप से बृहद रूप से जाने, और आखिर क्यों, उसके उद्देश्य क्या थे, ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो थीम है, जो सबसे पहला चीज़ है, थीम जो इसका दिया गया कि किसके साथ विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास, और जो मुख्य चीज़ था वो है कृषि में तेजी से वृद्धि। तो ये जो सबसे पहला जो चीज़ है, देखिए दोनों रिलेट हैं, जो केंद्र बिंदु है और जो लक्ष्य है, दोनों रिलेट हैं। क्योंकि जो दिया है आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास, ये किसके दम पे, बात तो हुई ना किसके दम पे। तो इसका एक दम था जो आया, जो एस स्वामीनाथन ने जो 1966 में आया था, उसके दम पे, हरित क्रांति के दम पे। हरित क्रांति के ही दम पे क्या था, आत्मनिर्भरता के साथ विकास और तेजी से विकास, स्थिरता के साथ विकास। क्योंकि उस समय भंडारण होने लगा भारत में, धीरे धीरे समृद्धि का विस्तार शुरू हुआ। देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कब से जो विकास की दर है शुरू होने लगी, यानी कि जो विकास की दर है वो एक तरह से बढ़ने लगी, वो है चौथा पंचवर्षीय योजना। यहीं से भारत का जो ग्रोथ है शुरू हुआ बढ़ना। क्यों? क्योंकि एक आधार मिल गया था, हरित क्रांति, और इसी आधार पे हम लोग चले। और देखिए मुख्य रूप से देखिए कि आत्मनिर्भरता और तेजी के साथ, स्थिरता के साथ विकास में जो केंद्र बिंदु है कृषि है। कृषि में तेजी से वृद्धि, कृषि में तेजी से वृद्धि कैसे, हरित क्रांति से। हरित क्रांति की बता तो रहे हैं सर, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रियोरिटी, और इसी पे चले हम। उसके बाद इसमें जो कमियां आई, अर्थात जो 5.7 है और हमने केवल 3.3% पाया, तो कमी आखिर क्या रह गई, क्या दिक्कतें रह गई जो हमने छोड़ दिया, जो हम नहीं कर पाए। तो कमी ये थी कि 1971 जो हम लोगों ने क्राइसिस किए हैं, 1971 में जो एक तरह से क्राइसिस का मतलब ये है कि जो युद्ध हुआ पूर्वी पाकिस्तान से, जो बाद में बांग्लादेश बना, वो 13 दिन का युद्ध था सर, जो 16 दिसंबर तक चला। और 16 दिसंबर में आपको याद हुई कहानी, 93,000 सैनिक जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, वो वाली बात है। और इस तरीके से चीज़ें चली बाद में। और जो दूसरी समस्या ये थी, जो ये कारण था, ये अवरोध था जिन्होंने रोका था विकास को। और उसके अलावा शरणार्थी आ गए। अभी अपने खुद ही दिक्कत थी, अपने खाने की किल्लत थी। बाद में हरित क्रांति ने तो संभाला, अपने खाने की फिर भी किल्लत थी सर। और फिर बाद में और शरणार्थी आ गए, उनको भी तो देना था, वे और बाधा बन गया। इसके बाद 1967 में
ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था इंदिरा गांधी जी का। उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। गूंगी गुड़िया कोई मानता ही नहीं था, कोई वो उनको सीरियस लेता ही नहीं था। तो 1967 में उन्होंने एक फार्मूला लेके निकला अंदर से, क्योंकि भारत का देखिए, जो भारत का जो विकास है वो तो नीचे था। तो उन्होंने एक फार्मूला लेके निकला, 10 सूत्री कार्यक्रम। उसमें क्या था, आखिर क्यों लेके निकला उन्होंने? उसमें ये था कि जो पहले से राजा वजा वगैरह हैं, उन पूरा भत्ता उत्ता लेके बैठे थे। जैसे आज है ना, जैसे मान लीजिए आज राजा भैया है बिहार के, देखिए उसी टाइप का कोई राजा वजा, पूरा एक एक अलग अलग राजे रजवाड़े थे छोटे छोटे। उन्होंने वो बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी नहीं, एक तरह से वही उसी तरह के थे, भत्ते उत्ते लेते थे। अब उसको बंद किया, उसमें चर्चा थी बंद करने की 10 सूत्री कार्यक्रम में। और एक और बेहद थिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो बाद में आगे हुआ, वो इन्हीं की देन थी। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो इस फार्मूले में था, जो बाद में 69 में हुआ। और यही कारण थी, इन्होंने बहुत ज्यादा, इनका झुकाव देखिए, इनका झुकाव यूएसएसआर की तरफ है। जब 1971 में जब भेजता है बेड़ा अमेरिका मारने के लिए भारत को, तो उसमें रसिया का देखिए, रसिया का सपोर्ट, 40वां बेड़ा भेजता है। और यही वही दिक्कत थी, वही सारी चीजें थी, और इन कमियों को दूर करता है वो भारत इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। आयरन लेडी वैसे थोड़ी कहा गया उनको। और यही सारी चीजें थी जो हमने देखा है। चालीसवां बेड़ा भेजता है रसिया भारत की मदद के लिए। वो एक अहम मुद्दा था। शरणार्थी आए, वो संकट अलग थी। और जो देखिए, जो उनका झुकाव था यूएसएसआर की तरफ, उसका कारण था, कुछ रीजन थे उसके। चाहे देखिए 1917 में उस आज़ाद होता है, तो उसके प्लान के प्रति पूरे देशों का, ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया का, बहुत सारे देशों का लगाव था कि क्या था उसमें भैया, क्या था कि वो जीत गया। और इसीलिए सभी ने उसको फॉलो किया। देखिए सारे प्लान्स जो हैं वहीं से शुरुआत है, सारे प्लान्स की। कई देशों ने इसे अडॉप्ट तो किया। जब कोई जीतता है तो उसका लोग उसका प्रयोग देखते हैं, उसका सब कॉपी करना चाहते हैं कि आखिर कैसे हुआ। और अगर कोई मुद्दा उन्हें पता चलता है तो उसको लोग अडॉप्ट करते हैं ताकि वो भी जीते। इसी प्रकार भारत ने भी किया, और इसीलिए इनका झुकाव था इंदिरा गांधी जी का। 40वां बेड़ा आता है, नहीं तो दिक्कतें हो गई होती सर। पाकिस्तान को बचाने के लिए आता है वो, पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए अमेरिका। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि 10 सूत्री कार्यक्रम में इसी के कारण जो कांग्रेस वालों ने इन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं दिया था। और जब नहीं दिया तो यहीं से कांग्रेस के दो गुट हो गए। एक इंदिरा गांधी ने स्वयं थी एक तो, और एक अलग दल बन गया, दो दल बट गया यहाँ से। और इस 10 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, चूंकि पीएम थी वो, तो 10 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार 1969 में राष्ट्रीयकरण होता है 14 बैंकों का। अब हम इसकी कहानी देखते हैं कि क्यों होता है। जैसे जैसे हमने देखा है, देखिए रिलेट करिएगा इसको, हम देखते हैं कि 70 तक चलता है ट्रिकल डाउनी, सारी चीज़ें सरकार करती है, लेकिन भारत के लोग तो अलबेले हैं, आप तो जानते ही, सक्सेस ही नहीं हो पाता, सब हड़प के रख लिए। तो जो ट्रिकल डाउनी आ रही थी, जिस पे काम हो रहा था, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे उन्हें लगा कि भैया अब बाहरी विदेश, जो बाहरी जो चीज़ें हैं उस पर तो आयात पे रोक है, मतलब ज़्यादा ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी अधिक थी ना। तो इन्हें लगा कि अब भारत को सपोर्ट है, तो मतलब अब कुछ भी करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा। होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई आपके पीछे खड़ा है भैया, तो आपको इससे हो जाता है कि मतलब आप कुछ भी करेंगे तो भैया सपोर्ट मिलेगा। अब यही हाल, यही लाभ उठाया यहाँ के लोगों ने। छोटे छोटे बैंक खोल दिए, पैसा रख लिए,
पैसा लोग जमा करते थे, ज़्यादा पैसा तो था नहीं, जो भी था खाने पीने के बाद जो बचता था तो जमा कर दी। अब दिक्कत ये थी कि उनको पूरा छूट था और इसी छूट का फ़ायदा उठा के उन्होंने काला बाज़ारी में पैसा लगाने लगा। इंदिरा गांधी जी ने सोचा था, सरकार ने सोचा था कि वो देश के लिए लगाएँगे, देश में लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब उन्होंने क्या किया, उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। लगे वो काले धन में वो क्या बोलते हैं, काला बाज़ारी करने। काला बाज़ारी का मतलब सट्टा, कहीं भी पैसा लगाने लगे, लोगों का पैसा लेके लगाने लगे। यही लगभग 306 बैंक तक दिवालिया हो गए। और मान लीजिए वो पैसा तो भारत का ही था ना, भारत के ही लोगों का था, लॉस तो यहीं पे हो रहा था। तब जाके जरूरत पड़ी किसकी, राष्ट्रीयकरण की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 14 बैंकों को जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो किसके दम पे हुआ, किसको मतलब किसको कहाँ से आइडिया आया, वो यूरोपीय और यूएसएसआर के देख के आया। वहाँ पे भी जो है बैंक वो सरकार के ही कब्जे में था। यहीं से देख के उनको आइडिया आया और फिर यही देख के 1964 में उन्होंने अडॉप्ट किया था, उस 10 सूत्री में शामिल किया और 1969 में उसको किया, राष्ट्रीयकरण किया भैया की। और इससे हुआ क्या, क्योंकि जब उन्होंने पैसा लगाना, जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है पैसा ले रहे थे और जब बाद में दिवालिया हो गए, तो यहाँ के लोग जो हैं उनकी बहुत ही भय हो गया था पैसा रखने के लिए। उन्हें अपने ही पैसा मिलने का आशा नहीं था। लेकिन तो यही दिक्कत है, और पैसा नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती है। और बैंक मीन्स व्हाट, रोटेशन ऑफ वेल्थ, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। मुद्रा अर्थव्यवस्था का मतलब है कि नोट का मतलब वही तो है कि वो चल है, मोबल है। करेंसी मीन्स हु रोटेट इन करेंट टाइम, जो करंट में रोटेट हो रहा है। जब लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये सब हड़प ले रहे थे सर ना, वो लगा के जुआ वगैरह खेल के सब बर्बाद हो गए थे, तब जाके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता हुई। और यही आवश्यकता के कारण 1964 में उन्होंने शामिल किया और 1969 में अडॉप्ट किया ये, और किया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। और ये राष्ट्रीयकरण होने के बाद लोगों के मन में उत्साह जगा, चीज़ें आई, विश्वास हुआ कि सरकार देगी, आश्वासन दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। हमने देख लिया अब राष्ट्रीयकरण के बारे में। अब हम देखेंगे कि ऑयल क्राइसिस क्यों भैया। ऑयल जो तेल था उसका भी मुद्रा जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। तेल की रेट $12 प्रति बैरल, उस समय की बात है 1973। होता क्या है कि एक है, आप एक बार नेट पे देखिएगा कि नाम है यमी करियप्पा का युद्ध 1973। करिए सरकार, जो इजराइल था, तो इन जो अरब देश हैं ये तो अलग ही थे, हर जगह फार आना चाहते हैं, इस्लाम वगैरह लेके हर जगह कूद जाते हैं। उनका कोई मतलब है नहीं है। अगर पूछ लीजिए कि क्यों ऐसा करें तो उन्हें खुद नहीं पता, बस वैसे लेके जाना है, बस वैसे लेके जाना है, उनको खुद नहीं पता है किसके साथ कर रहे हैं, क्या होगा उससे आगे क्या होगा, उनको कोई मतलब ही नहीं है, बस वैसे लेके फहराना एजेंडा। एक जागृत मन की एक अवस्था है कि अगर कुछ भी करें तो उसका मतलब होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। इनको कोई मतलब ही नहीं है, समझा देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो बातें क्या हुई, रीजंस क्या हुए कि सीरिया और मिस्र दोनों ने मिलकर हमला कर दिया इजराइल पे। कि अभी भी छोटा है, ऐसा थोड़ी अभी बड़ा है, अभी भी छोटा है, लेकिन पावर है, साइंस और टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है। तो ये लोग हमला करते हैं इजराइल पे, और इजराइल और उसके सपोर्ट में कौन है, इजराइल के जापान है, उसके सपोर्ट में अमेरिका है। तो जो अरब, जो खाड़ी की देश थी, जो अरब वाली देश थी, तो इन्होंने क्या किया कि इन देशों को तेल देना बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। जब प्रतिबंध लगा दिया तो तेल की कमी हो गई। जब किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा, और वही हुआ जब मूल्य बढ़ गया। और रीजन ये था कि हमने बताया डिवेल्युएशन की बात, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1966 में, और जब अवमूल्यन हो गया तो डॉलर के मुकाबले पैसा वैसे ही नीचे गिरा था। जब पैसा वैसे नीचे गिरा था तो 12 रुपये प्रति डॉलर हो गया था, $12 प्रति बैरल हो गया था। और ये होने के कारण भारत में उसकी कीमत और बढ़ गई, ऑयल क्राइसिस अलग आ गया।
ये भी ग्रोथ रेट को प्रभावित किया। तो ये कारण नहीं था। उसके अलावा 1974 वाला जो स्माइलिंग बुद्धा है वो क्यों हुआ, आखिर हुआ क्यों, जरूरत क्या थी? मैंने बताया है फार्मूला n = I। तो जरूरत क्या थी, आखिर क्यों हुआ वो? कारण ये था, आज आप देख लीजिए, आज इतना छोटा सा नॉर्थ कोरिया है, रोज अमेरिका को धमकी देता है, रोज। कोई भी देखिए, अभी आज ही की बात है, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है आज ही, डेली परमानेंट परीक्षण कर रहा है, अमेरिका को धमकी देता है। कमजोर लोग को आप नहीं सता सकते। यू आर नॉट एक्सप्लॉइट स्ट्रेंथ पीपुल। आप मजबूत व्यक्तियों को नहीं सता सकते सर, कमजोरों को सताया जाता है। और ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, कमजोर को सताया ही जाएगा जब तक आप कमजोर रहेंगे। महमूद गजनी आता है, लूटता है, चला जाता है, 25 साल तक लूटा, 1027 तक लूटा। ये लोग भगवान का इंतजार करते रहे, कोई आएगा, कोई नहीं आया, पिटे। भगवान ने बुद्धि तो दी है आपको, जब भगवान ने भेजा तो बुद्धि भी तो दिया, आप उसका यूज करें। आप किसी और को याद करेंगे, किसी और को इंतजार करेंगे तो कैसे होगा? ये सारी चीजें लेके तो हम बात कर रहे थे कि कमजोर लोगों को सताया जाएगा। वही हाल था भारत के साथ। भारत के साथ अमेरिका बार बार धमकी देता था, परमानेंट धमकी देता था, परमानेंट। आपको ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत प्रतिबंध थी भारत के ऊपर। क्यों? कमजोर था। पहले देखिए, आज नॉर्थ कोरिया के पास वो है परमाणु बम, और नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम होने के कारण आज उसको कोई चेतावनी नहीं दे सकता है। अमेरिका बार बार बोलता है कि देखिए बैठ के बात करें, वो बोलता है कि कल मार देंगे व्हाइट हाउस पे, वो बोलता है वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो बोलता है कि इमरान चचा को मार देंगे, रतिशंकर शुक्ला को मार देंगे। तो अमेरिका बोला भैया ये कौन है? बोले आपको वो दक्षिण कोरिया और जापान। कमजोर लोगों को आप नहीं सता सकते, मजबूत लोगों को आप नहीं सता सकते सर, कमजोर को सताया जाएगा। ये नियम है, आप इसे बदल नहीं सकते हैं। आपको मजबूत बनना होगा सर, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। भारत के साथ जो है यही हाल था, परमानेंट दबाव था। तो ये आयरन लेडी थी, समझदार थी, तो इन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना परीक्षण कर लें। लेकिन बाद में धोखा हो जाता है, पता चल जाता है उन लोगों को, और फिर अंतर्राष्ट्रीय दिक्कतें होने लगती हैं। सब यूरेनियम पे प्रतिबंध, बहुत प्रतिबंध लग गया, क्योंकि वो सक्सेस नहीं होता है। 1966 में ताशकंद में शास्त्री जी के साथ जो हुआ, अगर वो आ जाते तो लोग उन्हें बोलते, वो मुझे लगता है उनका तबीयत खराब होने से ही मौत हो गई, क्योंकि उन्हें लोग कहते कि उन्होंने देश बेच के आ गए। वो मजबूरी थी, कमजोर थे सर हम उस समय, हमारे पास परमाणु नहीं था। और ये जो दबाव जो देश बना रहे थे, वरना हम लोग लाहौर तक हम लोग चले गए थे, कब्जा था पूरा, छोड़ने की बात ही नहीं होती परमाणु होता तो। लेकिन चूंकि हम कमजोर थे तो हमें वापस आना चाहिए था। शास्त्री जी ने वैसा किया क्योंकि उस समय जरूरी भी था, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते थे, उन लोगों के पास परमाणु था ना। यही था, यही रीजन था, यही सब देख के ये बैकग्राउंड था उसका कि उन्होंने निर्णय लिया। इंदिरा गांधी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक सहारा लिया और सोचा कि स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण किया जाए। उसका नाम था, जो पोखरण में परीक्षण हुआ 1974 में, फेल हो गया। उसका बाद में, हाँ उसका अगर हम इतिहास देखें तो बाद में 1998 में परीक्षण होता है पोखरण में, और सक्सेस भी होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी थे, और अब्दुल कलाम जी थे, वो दोनों थे। इन्हीं दोनों के दम पे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम और वो अटल जी ने पोखरण में परीक्षण किया, और सक्सेसफुल सफलता भी मिली हमें। तो स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण इसीलिए हुआ, हालांकि वो नाकाम रहा, लेकिन एक स्टेप था जो हम लोग, नाकामी देखिए हमेशा सीख देती है अगर आप समझे तो हमने विशेष मुद्दाओं पे, जो मुख्य चीज़ें थी, हमने उन धाराओं पे बात कर ली है।
अब हम इसको रिलेट करेंगे और सारा रिलेशन हमें चाहिए कि और रिलेट करें इसको। ये जो राष्ट्रीयकरण थी 14 बैंकों का, सब लोगों ने बैंक खोल रखा था, सब लोगों ने, लूटने की आदत है, लापरवाही थी, लाइसेंसी राज। देखिए हम 1991 तक नए लाइसेंसी राज कहेंगे, और इसी का फायदा उठाना चाहा। जो आयात पे प्रतिबंध था तो उसका जो उद्देश्य ये था, उद्देश्य देखिए क्या है, और इसी का दुरुपयोग कैसे होता है किसी नियम का। देखिए उद्देश्य था कि जो भारत के अंदर जो अमीर वर्ग है वो लोगों को नौकरी दे, और जो प्राइमरी सेक्टर की, देखिए जो हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी सेक्टर का जो सप्लाई होता है फ्लक्चुएट करता है। तो जो सारी सरकारें चाहती हैं, जो जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमी है वो चाहती है कि उसका जो प्रतिशत हिस्सेदारी है वो कृषि को छोड़ने के अलावा, किसी के अलावा हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से जाए, क्योंकि इसका जो सप्लाई है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, बहुत फ्लक्चुएट नहीं करता है, बहुत कम प्रभावित होता है मौसम के साथ। तो यही रीजन था, और यही सरकारें सोच रही थी कि भारत सरकार उस समय सोच रहे थे कि जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, खास करके देश की, और हमने बताया कारण कि देश की क्योंकि जो बाहरी देश, एक कंपनी ने हमें लूट के गई थी, तो हम बाहरी देशों को अभी तुरंत अलाउ नहीं कर सकते थे, मजबूत नहीं थे उतने। तो आंतरिक जो मुद्दे थे, जो आंतरिक इंडस्ट्री थी, घरेलू और कुटीर उद्योग, उसके अलावा जो आंतरिक जो अपने देश की इंडस्ट्री थी उसको बढ़ावा चाहिए था, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा। होता है, चीज़ें होती हैं, दो पक्ष होते हैं सभी के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो सारी चीज़ें होने लगी। यहाँ के लोगों का फ़ायदा उठाया गया, लोग विश्वासी थे तो इनका फ़ायदा उठाया गया। बता तो रहे हैं सर, जो क्रांति वीकर सेक्शन से यहाँ पे नहीं आ सकती है, बहुत मासूम लोग हैं, निकल जाते हैं, किसी के बात करने पे निकल जाते हैं। वो समझदार, ये अगर कोई मंत्री आके रो दे तो उसके लिए सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, अपना भी सब दे देंगे, इतनी मासूम है। इंग्लैंड में ऐसी चीज़ें क्यों हैं, हम इसको रिलेट कर रहे हैं, देखिएगा इस सारी प्रोसेस को। इंग्लैंड में ऐसी एक्सटेंड क्यों है, इंग्लैंड के लोग जागरूक हैं सर, वहाँ पे सारी चीज़ें केवल बातों से चलती है, परंपराओं से चलती है, और वहाँ पे जागरूक हैं लोग। अगर कोई वादा किया अगर नहीं पूरा किए, और क्या हो सकता है नहीं तो जनता आपको जीने नहीं देगी वहाँ पे। प्लीज ट्रस्ट को देखिए, इस्तीफा देना पड़ा, बाद में ऋषि सुनक जी आए जो अपने भारतीय मूल के हैं, भगवान उनको और ऊंचाइयों पे ले जाए, आप सबको भी। तो ये देखें, इस तरीके से राष्ट्रीयकरण होता है, और जो प्राइवेट कंपनियां जो फायदा उठाना चाहती थी उसको बंद करने के लिए यूएसएसआर के नीति को इंदिरा गांधी जी ने अडॉप्ट किया और 1969 में राष्ट्रीयकरण किया। हमने मुख्य मुद्दों पे चर्चा की है, सारी चीज़ें क्या था। अब हमें कुछ चीज़ें बच रही हैं जिसका नाम है गाडगिल फार्मूला। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, आप इसको ध्यान रखिएगा। गाडगिल फार्मूला क्या है? एक महान अर्थशास्त्री और एक समाजवादी व्यक्ति थे, धनंजय रामचंद्र गाडगिल जी, और इसीलिए इनके जो फार्मूला को अडॉप्ट किया गया। सभी लोग इनके दीवाने थे, इतने ये समाजवादी थे, वेलफेयर के प्रति इतना ध्यानी थे, और इन्हीं के फार्मूला पे काम किया गया। ये जो राज्य अनुदान, देखिए जो केंद्र सरकार जो राज्यों को अनुदान देगी ताकि जो राज्य हैं वो अपने आप को भेदभाव महसूस ना करें, अपने आप को एक ठगा महसूस ना करें, इसीलिए गाडगिल फार्मूला दिया गया धनंजय रामचंद्र गाडगिल जी के द्वारा। इसमें इसमें एक चीज़ें हैं, दो प्रकार के राज्य के दर्जा, एक है सामान्य राज्य और एक है विशेष राज्य। जो विशेष राज्य है वो 11 राज्यों को दर्जा इसका दिया गया, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी चीज़ें, ये जो 7 बहनें हैं पूर्व की, उसके साथ साथ सिक्किम भी जोड़ लिया गया, बाद में जम्मू कश्मीर है उसमें जोड़ा गया, तो ये लगभग अरुणाचल प्रदेश। तो 11 जो राज्य थे उसको दिया गया विशेष राज्य का दर्जा, और एक सामान्य राज्य। इसके हिसाब से जो सरकार के पास जो पैसे आते हैं, सरकार के पास जो कलेक्शन होता है, उस हिसाब से इन विशेष और सामान्य राज्य के हिसाब से इसका जो पैसे आते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन राज्यों के विकास के लिए,
और इसी के लिए सर बाद में वित्त आयोग का गठन किया गया। और वित्त आयोग में क्या गाडगिल फार्मूला को अपनाया गया मुख्य रूप से। देखिएगा सर, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम तुरंत यहाँ से मुड़ रहे हैं गाडगिल फार्मूला की तरफ की ओर। गाडगिल फार्मूला धनंजय रामचंद्र गाडगिल जो द्वारा दिया गया था और एक समाज सेवी थे, और इसीलिए उनके फार्मूला को अडॉप्ट किया गया। और जो विशेष राज्य था, विशेष राज्य उसकी कुछ शर्तें हैं कि वहाँ पे देखिए वहाँ की ज़मीन कैसे, ट्रेन कैसी है, भौगोलिक दशा कैसी है, पिछड़ा होना चाहिए, इन सारे लोगों को विशेष दर्जा दिया गया है। क्योंकि देखिए आज की बात है, बहुत लाभ होता है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए। बाद में बिहार भी मांग रहा है कि हम विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, पता चला कि क्यों, तो इसका जो आधार दिया उन्होंने कहा कि गरीबी यहाँ बहुत है। अरुणाचल वहाँ पे आंध्र प्रदेश में मांगा जा रहा है कि भैया हमको दे दीजिए। आखिर क्या है ये विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज्य का दर्जा ये है कि अगर कोई राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो 90% उसको अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी 90%, केवल 10% कर्ज देना होता है बस। उसके अलावा सब सरकार देती है सब्सिडी विकास के लिए। आधा पैसा तो खा लेते हैं लोग, कहाँ से विकास हो। और फिर हमने कहा कि सर यहाँ की जनता ही जो है वो है, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है। यहाँ की नेता तो एकदम ईमानदार है, एक नंबर, क्योंकि आप ही ने बैठाया है उनको। आप उनको गलत नहीं कर सकते हैं सर, आप जिता के ये नहीं कर सकते हैं कि ये बुरे हैं। आपको 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा, हटा दो। वैसे चर्चा करने से नहीं होगा सर, आपको जानना होगा, जागरूक होना होगा। पेपर का हालत खराब है। जो मीडिया है, व्हाट इज मीडिया? इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। चौथा स्तंभ है सर। ये हमको जो सरकार, जो हमारा प्रतिनिधि है, जो काम करता है, उसके बारे में इन्फॉर्म करती है हमें। ये चौथा पिलर है और इसी की हालत खराब है। इसका हालत खराब होने का मतलब यह है कि जनता जागरूक नहीं है। जब जनता जागरूक नहीं होगी, जब राजा सोया हुआ है, तो नौकर उसका फायदा उठाएंगे, और उठाते हैं। बाद में भैया गुड्डू भैया उधर रो रहे हैं, इमरान चाचा उधर रो रहे हैं। काहे रो रहे हैं भैया? आप राजा हटा दो, हिसाब मांगो। पेपर पढ़ते ही नहीं है तो पता है क्या चलेगा कि आपके प्रतिनिधि ने कितना खर्चा किया, कितना बचाया, कितना डाला, सब ब्यौरा होता है ना उसमें। लेकिन आप मांगते ही नहीं है, तो अपने मन मर्जी से खरीद रहा है। अब मान लीजिए आपका एक कोई मान लीजिए आप मालिक है, अपने नौकर को 200 रुपया दिए बाजार करने के लिए, और पता चला आप आके सो गए, आप बाजार करके लाया, पता नहीं क्या लगा, बस 2 किलो, मान लीजिए बस 2 किलो आलू ला के रख दिया, और आपने हिसाब भी नहीं लिया, तो उसका तो मन बढ़ेगा। अगली बार 500 दिए, वैसे लेके चला, बस गोभी 1 किलो लेके चला आएगा। वो जानता है कि नहीं पूछेगा मालिक। लेकिन इंग्लैंड वालों को देखिए, जनता एकदम जागरूक है, चढ़ के पूछती है सर, पूरा हिसाब लेती है वो। वहां पे नहीं बच पाएंगे आप, वहां पे नहीं हो पाएगा ऐसा। और इसीलिए उनका विकास देखिए, रॉयल लोग हैं, अपने आप को रॉयल कहते हैं वो। ये सारी परिस्थितियों का खेल है। जो हमारा जो प्रतिबिंब है वही तो नेता है। जो यहाँ का प्रणेता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रतिबिंब होता है जनता का। वो प्रवृत्ति बताता है कि समय चीजें कैसे चल रही हैं। हमने मोदी जी को चुना है, देखिए उसने एक स्टेटस बनाया है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। कुछ भी करे, देखिए अलग से प्रायोरिटी के रूप में कैसे हैं वो बात अलग, वो इतिहास उनका गणना कैसे करेगा उसे, वो हमें नहीं पता। लेकिन पार्टी के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में कितने मजबूत है वो अंदर से। देखिए बंदा पूरा लीडरशिप। आज देखिए सब लोग भारत कोई नहीं जानता था, सब भारत के लिए सब चर्चित है। भारत नाम लेने पे इज्जत होती है, अफगानिस्तान हो, कहीं भी हो। मोदी का नाम कौन नहीं जानता है सर? एक व्यक्तित्व देखिए उस आदमी का। एक इतना नीचे तबके से आके इतना बड़ा अचीव करना सर, इतना आसान नहीं होता है। मुश्किल नहीं है, लेकिन एक नीचे से एक इंस्पिरेशन है वो उन जैसे लोगों के लिए, जो कहते हैं कि भैया हम अभी हमारे पास पैसा नहीं है। उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है वो। एक चाय बनाने से लेके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे सर, इतना आसान नहीं होता। आसान कहने का मतलब है कि इतना
लोअर थिंग्स नहीं, वो बहुत ही ऊंची चीज़ है और उसके लिए एक विजन चाहिए करने का, एक सपना रहा होगा उनका करने। गाडगिल फार्मूला अपनाया गया बाद में। खैर उसके बाद उसमें विशेष राज्य का दर्जा था, उस हिसाब से कैटेगराइज किया गया राज्यों को और फिर उसके हिसाब से अनुदान दिया गया, सबको एक्सपेंडिचर किया गया। और इस प्रकार से चौथी पंचवर्षीय योजना रही और इसके बारे में हमने बहुत ही बढ़िया से चर्चा किया है। जो भी चीज़ें थी इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन में नहीं आएगा सब कुछ, जितना हमने बताया है, कारण प्रभाव उद्देश्य, इसके अलावा कुछ, इसके अलावा एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। पूरा हमने रिलेट भी किया है। 1973 सबसे पहले देखिए हमने डेट दिया था 1967, 1969, 1971, 1973, 1974, ये सारे डेट, और 1974 में तो ख़त्म ही हो गया है हालांकि। और इसके बाद जो नीति आई 5वीं, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे हम। और फिर इसमें देखेंगे कि जो इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ और बेरोजगारी दूर करो, क्यों आया, ये नारा क्यों था, इसके बारे में बृहद चर्चा होगी सर, बृहद चर्चा डीपली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब प्राथमिक जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो आई थी, हमने चर्चा किया था कल कि क्यों आई। भारत को जागरूक करना था। देखिए जो विकास है, विकास वैसे नहीं होता है, पूरा दोनों पक्षों को लेके चलना पड़ता है। मान लीजिए इधर से आप विकास कर रहे हैं, इधर से जनसंख्या बढ़ रही है, कहाँ से विकास होगा। उधर से आप डेवलप कर रहे हैं, इधर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जरूरी थी, मजबूरी थी सरकार को आने के लिए वो सब राज्य सड़क परिवहन वगैरह, बिजली सब वगैरह सब अपने हाथ में लेना था उनको। मजबूरी क्यों थी, क्योंकि देख चुके थे क्यों आखिर राज्य क्यों राज्य सड़क परिवहन शुरू करी, राज्य क्यों बिजली बोर्ड स्थापना की, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि प्राइवेट वालों को देखा गया था। 1969 तक तो उसने अंत कर दिया। 206 बैंक लगभग, 260 बैंक लगभग मानिए छोटे मोटे हड़प के निकल गए थे, दिवालिया हो गए थे। वो पैसा कहाँ से था, यहीं से था। यही उम्मीद जगी और इसी ने जन्म दिया राज्य के लिए, राज्य को डोमिनेंस करने का। हालांकि उसका कोई मुद्दा नेहरू जी ने नहीं सोचा था, वो पूंजीवादी और समाजवादी के दुर्गुणों को हटा के मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया था ताकि किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन मजबूरी हो गई बाद में ना, मजबूरी हो गई बाद में, उन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और यही कारण था कि सब सारी चीज़ें भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया और राज्य सड़क वगैरह, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, ये सारी चीज़ें सब अपने हाथ में लिया और शुरू किया। उस समय की बात है। गाडगिल फार्मूला अपनाया गया, इसमें लगभग सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की और हमने कारण और प्रभाव दोनों को बताया है। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा ये मुद्दा। आज का जो लेक्चर है मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपके उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी होगा। किस पर क्यों आया गाडगिल फार्मूला, हमने सब चर्चा की है। सो आप आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल हम मिलते हैं अगले जो अगला एपिसोड है उसके लेके, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में। धन्यवाद। जय मां भारती।